आज हम पढ़ेंगे द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब। द्रवीय विलयन अर्थात ऐसे विलयन जिनमें विलायक द्रव अवस्था में होता है। वे विलयन जिनमें विलायक द्रव अवस्था में होगा एवं उसके साथ जो भी हम विलय लेंगे वह ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो सकता है। तो जो विलयन बनेगा वो द्रवीय विलयन कहलाएगा। अब द्रवीय विलयनों में भी हमें किस प्रकार के विलयन का अध्ययन करना है? द्रवों में द्रवों के विलयन का और द्रवों में ठोसों के विलयन का। द्रवों में द्रवों के विलयन का अर्थात क्या हुआ? द्रव मतलब विलेय एवं विलायक दोनों ही द्रव अवस्था में होंगे। और दूसरा, द्रवों में ठोसों के विलयन अर्थात ऐसे विलयन जिसमें विलायक तो द्रव अवस्था में होगा परंतु उसमें घोला गया विलेय ठोस अवस्था में होगा। इसमें भी हमें विलयन के अंतर्गत क्या अध्ययन करना है? विलयन के वाष्प दाब का। क्या यह अध्ययन में विलयन के अंतर्गत भी हमें उसके कौन से गुण का अध्ययन करना है? कौन सी? वाष्प दाब का। द्रवों में द्रवों के विलयन का वाष्प दाब अर्थात ऐसा विलयन जिसमें दोनों ही अवयव द्रव अवस्था में हो, विलेय भी द्रव अवस्था में हो एवं विलायक भी द्रव अवस्था में हो, और उन विलयनों का जो भी वाष्प दाब होगा उसका हम आज अध्ययन करेंगे। इसी के साथ ऐसा विलयन जिसमें विलायक तो द्रव अवस्था में होगा परंतु विलेय ठोस अवस्था में होगा, उन विलयनों का जो भी वाष्प दाब होता है वो जिससे भी संबंधित होता है उस तरह के विलयन का वाष्प दाब का भी अध्ययन हम करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं द्रवों में द्रवों के विलयन के वाष्प दाब से। देखिए, हम विलयन बनाते हैं और विलयन द्विअंगी, क्योंकि हमें इस अध्याय में मुख्य रूप से द्विअंगी विलयनों का अध्ययन करना है। हमने कोई विलयन बनाया जिसमें विलयन के दोनों ही अवयव द्रव अवस्था में हो और दोनों ही वाष्पशील हों। अब आप एक पात्र लीजिए। एक पात्र में दो अवयवों को जो कि द्रव अवस्था में हो, दो अवयव जो कि द्रव अवस्था में हो, उन दोनों को मिलाकर एक पात्र में भर दीजिए। उन्हें मिलाकर विलयन बन गया। उन्हें मिलाकर जब विलयन बन गया उस पात्र को बंद कर दीजिए। अब उस पात्र को बंद करने के बाद अब हम उसे गर्म करेंगे। उस विलयन को तब तक गर्म करना है जब तक कि विलयन में वाष्प ना बनने लगे। विलयन को कब तक गर्म करेंगे हम? जब तक कि विलयन में जो भी अवयव अंदर उपस्थित है उनकी वाष्प बनना प्रारंभ ना हो जाए। अब जब वाष्प बनना प्रारंभ हो जाएगी तब हम ताप स्थिर कर देंगे। ताप स्थिर कर देंगे अर्थात जब विलयन में अवयवों की वाष्प बनना प्रारंभ हो जाएगी तब विलयन का ताप ना तो हम घटाएंगे और ना ही ताप हम बढ़ाएंगे। तो और क्योंकि हमारा पात्र कैसा है? बंद है। पात्र पूरी तरह से बंद है। तो जब वाष्प ताप स्थिर हो गया है, ताप स्थिर इस कंडीशन में जाकर किया है हमने जब विलयन में दोनों ही अवयवों की वाष्प बनने लगी है। तो क्या होगा कि ताप वो है जिस पर विलयन में अवयवों की वाष्प बन रही है। ताप ना हम कम कर रहे हैं और ना ही हम बढ़ा रहे हैं, तो वाष्प तो बनेगी ही बनेगी। और क्या है कंडीशन? दूसरी कंडीशन ये है कि हमने पात्र को बंद कर रखा है। पात्र को बंद कर रखा है तो इससे क्या होगा कि वाष्प जो बन रही है वो पात्र के बाहर नहीं जा पाएगी। अब जब विलयन में जो वाष्प बन रही है वह वाष्प विलयन से निकलकर पात्र के बाहर नहीं जा पाएगी। तो क्या होगा? वाष्प अंदर ही रहेगी। वाष्प अंदर ही रहेगी तो वाष्प जो है वो बाहर ऊपर की तरफ उठेगी और बाहर नहीं निकल पा रही है, इसलिए पात्र के ढक्कन से और दीवारों से टकराकर विलयन की सतह पर आकर टकराएगी। तो वाष्प जो विलयन की सतह पर आकर टकराएगी वह वाष्प जो भी दाब उत्पन्न करेगी वही उस विलयन का वाष्प दाब होगा। वही उस विलयन का वाष्प दाब होगा। क्योंकि वाष्प बाहर नहीं जा पा रही है तो अवयवों की जो भी वाष्प बनेगी, विलयन के अंदर जो भी अवयव उपस्थित हैं उनकी जो भी वाष्प बनेगी वो लौटकर विलयन की सतह पर लौटेगी। और विलयन की सतह पर लौटेगी तो विलयन की सतह पर दाब लगाएगी। तो जो दाब विलयन के वाष्प के द्वारा लगाया जाएगा वही उस विलयन का वाष्प दाब होगा। अब क्योंकि विलयन में दो अवयव उपस्थित हैं और दोनों ही अवयव वाष्पशील अवस्था में हैं, जब दोनों ही अवयव वाष्पशील अवस्था में होंगे तो विलयन में जो वाष्प होगी वो दोनों ही अवयवों की वाष्प होगी। पहला अवयव जो विलेय है, दूसरा अवयव जो विलायक है, अथवा पहला अवयव जो विलायक है और दूसरा अवयव जो विलेय है, दोनों ही अवयवों की विलयन में वाष्प होगी। तो विलयन
के ऊपर जो वाष्प दाब लगेगा वो भी विलयन में उपस्थित दोनों अवयवों की वाष्प दाब को मिलाकर ही होगा। विलयन की सतह पर जो भी दाब लगेगा वो घटक 1 एवं घटक 2 के की जो वाष्प बनेगी उन दोनों की वाष्प दाब को मिलाकर ही विलयन का कुल वाष्प दाब होगा। क्योंकि विलयन में दोनों घटक हैं और दोनों ही घटक द्रव अवस्था में हैं और दोनों ही वाष्पशील हैं, तो दोनों के ही द्रव बनेगी, दोनों ही वाष्पशील द्रवों की वाष्प बनेगी तो वो वाष्प विलयन की सतह पर दाब आरोपित करेगी और घटक 1 का जो दाब होगा यदि उसे हम P1 माने और घटक 2 का जो दाब होगा उसे हम P2 माने, तो विलयन की सतह पर जो लगने वाला दाब होगा वो वाष्प दाब होगा, वो किसके कारण होगा? विलयन की सतह पर लगने वाला जो वाष्प दाब होगा वो घटक 1 अर्थात P1 और घटक 2 अर्थात P2 के वाष्प दाब के योगफल के बराबर होगा। मतलब विलयन की सतह पर जो कुल वाष्प दाब लग रहा है वो किसके बराबर होगा? घटक 1 के वाष्प दाब और घटक 2 के वाष्प दाब के योगफल के बराबर होगा। अर्थात P कुल बराबर होगा P1 प्लस P2 का। यहाँ P कुल क्या है? विलयन के ऊपर विलयन की सतह पर लगने वाला कुल वाष्प दाब, और कुल वाष्प दाब किसका है? घटक 1 का वाष्प दाब और घटक 2 का वाष्प दाब। घटक 1 की भी वाष्प है और घटक 2 की भी वाष्प है, क्योंकि दोनों ही घटक कैसे हैं? हमारे वाष्पशील है, तो दोनों ही घटकों की वाष्प बनेगी और जब दोनों ही घटकों की वाष्प बनेगी तो दोनों ही घटक विलयन की सतह पर दाब आरोपित करेंगे। तो इस प्रकार से विलयन की सतह पर लगने वाला दाब दोनों ही घटकों के कुल वाष्प दाब के बराबर होगा। अब विलयन में जो दो घटक उपस्थित हैं उनके वाष्प दाब और उनके मोल अंश के मध्य संबंध को फ्रेंच रसायनज्ञ थे जिनका नाम था फ्रांसिस मार्टे राउल्ट। उन्होंने विलयन के वाष्प दाब और मोल अंश के मध्य संबंध को लेकर एक अध्ययन किया। राउल्ट ने विलयन के वाष्प दाब और विलयन में उपस्थित अवयवों के मोल अंश के मध्य जो भी संबंध है उसके लिए एक अध्ययन किया, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? राउल्ट के नियम के नाम से जानते हैं। राउल्ट के नियम से जानते हैं मतलब राउल्ट ने विलयन के वाष्प दाब और मोल अंश के मध्य संबंध का अध्ययन किया था और उन्होंने अपना नियम स्थापित किया। नियम क्या कहता है? नियम यह कहता है कि विलयन में जो दो वाष्पशील द्रव उपस्थित हैं, विलयन में जो दो वाष्पशील द्रव उपस्थित हैं उन दोनों वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का अर्थात विलेय और विलायक दोनों का प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब अर्थात घटक 1 का वाष्प दाब और घटक 2 का वाष्प दाब, प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उपस्थित उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। इसका नियम का क्या मतलब हुआ कि विलयन में दो घटक उपस्थित हैं, दोनों ही द्रव अवस्था में हैं और दोनों ही वाष्पशील हैं, तो क्या होगा? घटक 1 का वाष्प दाब घटक 1 के मूल अंश के समानुपाती होगा और घटक 2 का वाष्प दाब घटक 2 के मूल अंश के समानुपाती होगा। तो गणितीय रूप से इस नियम को किस तरह से व्यक्त करेंगे कि P1 समानुपाती x1। मतलब यदि हम घटक 1 के मूल अंश का मान बढ़ाते हैं तो घटक 1 का वाष्प दाब विलयन में बढ़ेगा। और या फिर इसे और किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि ये समानुपाती में है तो हमारा स्थिरांक आ जाएगा, तो P1 बराबर P01 x1 हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है? एक स्थिरांक है। P01 एक स्थिरांक है जो क्या होता है? घटक 1 का शुद्ध अवस्था में समान ताप पर वाष्प दाब। शुद्ध अवस्था में मतलब घटक 1 जब विलयन में नहीं डाला गया है या घटक 1 जिसमें कोई दूसरा अवयव नहीं मिलाया गया है। घटक 1 जब शुद्ध अवस्था में हो अर्थात जिसमें कोई दूसरा अवयव नहीं मिलाया गया हो, उस अवस्था में अर्थात शुद्ध अवस्था में समान ताप पर उसका जो भी वाष्प दाब होगा वो P01 के बराबर होगा। इसी प्रकार से यदि घटक 2 के लिए हम गणितीय रूप व्यक्त करें इस नियम का तो क्या होगा? P2 समानुपाती x2। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि हम घटक 1 का मोल अंश का मान विलयन में बढ़ाएंगे तो
घटक 2 के मूल अंश का मान यदि हम विलयन में बढ़ाएंगे तो घटक 2 का वाष्प दाब का मान भी विलयन में क्रमशः बढ़ता चला जाएगा। यदि हम विलयन में घटक 2 के मूल अंश का मान बढ़ाते हैं तो घटक 2 के वाष्प दाब का मान विलयन में बढ़ता चला जाएगा। फिर इसे किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं आगे, P2 बराबर P02 x2। यहाँ P02 भी एक स्थिरांक है जो घटक 2 का शुद्ध अवस्था में समान ताप पर वाष्प दाब को व्यक्त करता है। मतलब जब P02 वह वाष्प दाब है घटक 2 का जब घटक 2 शुद्ध अवस्था में हो, अर्थात जिसमें कोई दूसरा अवयव नहीं मिलाया गया हो, और उस अवस्था में जब हम उसका जो भी वाष्प दाब होगा उसका मान जो भी होगा वो P02 के बराबर होगा। तो ये हुआ हमारा विलयन के लिए, एक ऐसे विलयन के लिए जिसमें 2 घटक हैं और दोनों ही घटक द्रव अवस्था में हैं और वाष्पशील हैं, तो उनके लिए ये हमारा राउल्ट का नियम है। अब विलयन में 2 घटक हैं तो विलयन का कुल वाष्प दाब होगा, अर्थात क्योंकि कुल वाष्प दाब क्यों होगा, क्योंकि विलयन में 2 घटक हैं और दोनों ही घटकों की वाष्प विलयन में है और दोनों ही घटकों की वाष्प विलयन की सतह पर दाब आरोपित कर रही है। तो विलयन का कुल वाष्प दाब जो होगा वो किसके बराबर होगा, विलयन में उपस्थित घटक 1 और विलयन में उपस्थित घटक 2 के आंशिक वाष्प दाबों के योगफल के बराबर होगा। क्योंकि आपने 11th में डाल्टन का नियम पढ़ा है। डाल्टन का नियम क्या कहता है कि विलयन का कुल दाब विलयन में उपस्थित प्रत्येक अवयव के आंशिक वाष्प दाब के योगफल के बराबर होता है। ये हमने 11th में पढ़ा है कि विलयन में एक से अधिक अवयव होंगे तो अवयव तो एक से अधिक ही होंगे, मगर जब उनका कुल दाब निकाला जाएगा, विलयन का कुल दाब निकाला जाएगा, तो विलयन में उपस्थित प्रत्येक अवयव के आंशिक वाष्प दाब के योगफल के बराबर विलयन का कुल वाष्प दाब होगा। तो ये हुआ हमारा राउल्ट का नियम। ये P कुल क्या है, विलयन का वाष्प दाब, और P1 और P2 क्या है, घटक 1 का वाष्प दाब और घटक 2 का आंशिक वाष्प दाब। तो घटक 1 और घटक 2 के आंशिक वाष्प दाब के योगफल के बराबर होगा विलयन का कुल वाष्प दाब। ये हुआ हमारा राउल्ट का नियम। या राउल्ट का नियम तो इतना ही है, पर आगे के टॉपिक हमें समझना है, जैसे अनुसंख्य गुणधर्म, आदर्श एवं अनादर्श विलयन, उनको समझने के लिए हम इस नियम को आगे बढ़ाते हैं। इस नियम को आगे बढ़ाएंगे तो थोड़ा और समझेंगे। राउल्ट का नियम यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो उसे हमें यहीं तक सॉल्व करके छोड़ देना है। अब हमें आगे बढ़ना है, राउल्ट के नियम को आगे और समझना है आगे के टॉपिक समझने के लिए। जो हमारा कुल वाष्प दाब है, विलयन का कुल वाष्प दाब है P1 + P2, इसे हमने समीकरण 3 से व्यक्त किया है। अब समीकरण 3 को हम आगे बढ़ाएंगे। समीकरण 3 को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे देखिए, समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है हमारा P कुल बराबर P1 + P2 है, ठीक है ना। तो समीकरण 3 में हम P1 राउल्ट के नियम से P1 और P2 के मान रख देंगे। P1 का मान क्या है राउल्ट के नियम से, P01 x1, और P2 का मान क्या है राउल्ट के नियम से, P02 x2। तो समीकरण 3 में हम P1 और P2 का मान रख देंगे तो हमारा समीकरण 3 किसमें बदल जाएगा, P कुल बराबर P01 x1 + P02 x2। ये हमारा आ गया समीकरण 4। अब हम मोल अंश जब हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि विलयन में जितने भी अवयव होते हैं हर एक अवयव के मोल अंश का योगफल 1 के बराबर होता है, मतलब x1 + x2 बराबर 1 होगा। और यदि हम x2 का पक्षांतर कर देंगे तो उसे 1 में से माइनस करेंगे तो x1 आ जाएगा, मतलब x1 बराबर हो जाएगा 1 - x2। x2 का पक्षांतर कर दिया तो वो माइनस में आ गया 1 के साथ। अब ये x1 का ये मान हम समीकरण 4 में रख देंगे तो हमारा P कुल हो जाएगा, समीकरण 4 में x1 का मान रख दिया तो P कुल होगा हमारा P01 1 - x इंटू 1 - x2। ये x1 का मान हमने x1 की जगह पर रखा है 1 - x2 प्लस बाकी वैसा का ही वैसा है P02 x2। अब ये गुणा कर देंगे हम, 1 - x2 में P01 का गुणा करेंगे तो एक में P01 का गुणा करेंगे तो P01 आएगा, और x2 में P01 का गुणा करेंगे तो P01 x2 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ से हम x2 को कॉमन ले सकते हैं। इसमें से हम x2 को P01 x2 P02 x2 में से हम x2 को कॉमन ले सकते हैं। तो हमारा आगे सॉल्व करके क्या आ जाएगा, ये तो एज इट इज़ रहेगा, और
इसमें से हमने x2 को कॉमन ले लिया, तो P02 क्योंकि ये प्लस में है और P01 तो ये माइनस में है, तो हमारा क्या आ जाएगा P02 माइनस P01 और x2 हमने कॉमन ले लिया, तो हमारा ये नया समीकरण क्या बन जाएगा P01 प्लस P02 माइनस P01 और x2 हमने कॉमन ले लिया, तो ये बन गया हमारा समीकरण 5। अब ये समीकरण 5 को देखकर हम कुछ बातें समझ सकते हैं। वो बातें क्या हैं कि जो द्रवीय अवयवों के जो विलयन हैं, मतलब एक ऐसा विलयन है जिसमें दो अवयव हैं और दोनों ही अवयव द्रवीय अवस्था में हैं और दोनों ही वाष्पशील हैं, तो उस विलयन का कुल वाष्प दाब जो होगा, वो किसी एक अवयव के मोल अंश से संबंधित हो सकता है। ये देखिए विलयन का कुल वाष्प दाब है, इसमें मोल अंश केवल एक ही अवयव का है, जो हम यहाँ x2 लिख रहे हैं, ये घटक 2 के मोल अंश से संबंधित है। तो विलयन का कुल वाष्प दाब किससे संबंधित हो सकता है? विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोल अंश से संबंधित विलयन का कुल वाष्प दाब हो सकता है। अब किसी विलयन का कुल वाष्प दाब अवयव 2 के मूल अंश के साथ रेखीय रूप से परिवर्तित होता है। विलयन का कुल वाष्प दाब घटक 2 के मूल अंश के साथ रेखीय रूप से परिवर्तित होता है। रेखीय रूप से परिवर्तित किस प्रकार से होता है, ये हम कल ग्राफ के द्वारा समझेंगे। विलयन का कुल वाष्प दाब घटक 2 के मूल अंश के साथ रेखीय रूप से परिवर्तित होता है, मतलब सीधे क्रम में परिवर्तित होता चला जाता है, या तो बढ़ता जाता है क्रम से या घटता चला जाता है क्रम से। वो कैसे घटता है या कैसे क्रम से बढ़ता है या कैसे रेखीय रूप से परिवर्तित होता है, ये हम कल ग्राफ की सहायता से समझेंगे। और क्या पता चलता है हमें समीकरण 5 से? शुद्ध अवयव एक व दो, शुद्ध अवयव अर्थात अवयव जब शुद्ध अवस्था में हो, जब अवयव 1 और 2 को आपस में मिश्रित ना किया गया हो। तो शुद्ध अवयव 1 व 2 के वाष्प दाब पर निर्भर रहते हुए विलयन का कुल वाष्प दाब शुद्ध अवयव के वाष्प दाब पर निर्भर है। यहाँ P01, P02, P01 ये क्या है? शुद्ध अवयव के वाष्प दाब है। और P कुल क्या है? विलयन का वाष्प दाब है। तो विलयन का कुल वाष्प दाब किस पर निर्भर कर रहा है? घटक 1 के शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब और घटक 2 के शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब पर निर्भर कर रहा है। तो विलयन का कुल वाष्प दाब शुद्ध अवयव 1 व 2 के वाष्प दाब पर निर्भर रहते हुए अवयव 1 के मूल अंश के बढ़ने से कम या ज्यादा होता है। अवयव 1 के मूल अंश को बढ़ाने से कम या ज्यादा होगा विलयन का कुल वाष्प दाब। विलयन का कुल वाष्प दाब कब बढ़ेगा या कब घटेगा? अवयव 1 के मूल अंश के बढ़ाने से या बढ़ने से कम या ज्यादा होगा। विलयन का जो कुल वाष्प दाब है वो अवयव 1 के मूल अंश के बढ़ने से या तो कम होगा या ज्यादा होगा। कब कम होगा और कब ज़्यादा होगा, या कैसे कम होगा और कैसे ज़्यादा होगा, ये भी हम कल ग्राफ की सहायता से ही समझेंगे। तो ये 2 पॉइंट हैं जो वो हम कल ग्राफ की सहायता से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।